साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक जिसने पब्लिश होते ही पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। जी हां, रिच डैड पुअर डैड के बारे में। इस बुक में 6 ऐसे सबक बताए गए हैं जिनको अपनाकर हर कोई अमीर बन सकता है। अगर आप में अमीर बनने की चाहत है तो एक भी पॉइंट मिस मत करना। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि उनके 2 डैडी थे जिन्होंने उनको जन्म दिया, उनको वे पुअर डैड कहते हैं, और जिन्होंने उनको अमीरी के गुर सिखाए उन्हें वे रिच डैड कहते हैं। उनके पुअर डैड बहुत पढ़े लिखे थे और समझदार थे। वे पीएचडी थे और उन्होंने अपने 4 साल के अंदर ग्रेजुएट कार्य को 2 साल से भी कम समय में कर लिया था। और उनके दूसरे डैडी 8वीं से आगे नहीं पढ़े थे। दोनों ने जिंदगी भर कड़ी मेहनत की थी, परंतु उनमें से एक बहुत पढ़ा लिखा होने के बाद भी पूरी जिंदगी पैसे के लिए परेशान होता रहा। इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी वह अपने पीछे कर्ज छोड़कर मरा, जबकि दूसरा सिर्फ 8वीं तक पढ़ने के बावजूद अमेरिका के हवाई राज्य के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गया और मरने पर उसके परिवार को, चर्च को और जरूरतमंदों को करोड़ों डॉलर की दौलत देकर गया। ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि दोनों डैडियों की पैसे के बारे में सोच अलग अलग थी। वह कैसे? चलो देखते हैं। पढ़े लिखे डैडी कहते थे पैसे का मोह ही सभी बुराइयों की जड़ है, जबकि दूसरे डैडी कहा करते थे पैसे की कमी ही सभी बुराइयों की जड़ है। एक डैडी को यह कहने की आदत थी, मैं इसे नहीं खरीद सकता। दूसरे डैडी इन शब्दों के इस्तेमाल से चिढ़ते थे। वे जोर देकर कहा करते थे कि मुझे इसके बजाय यह कहना चाहिए, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं। पहला वाक्य नकारात्मक है और दूसरा प्रश्नवाचक। एक में बात खत्म हो जाती है और दूसरे में आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जब हम कहते हैं मैं इसे नहीं खरीद सकता तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसके बजाय जब हम यह सवाल पूछते हैं मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं, तो हमारा दिमाग काम करने लगता है। मेरे दोनों डैडियों की विचारधारा में जमीन आसमान का अंतर था। एक डैडी सिखाते थे मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए, जबकि दूसरे डैडी की सीख यह थी मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी को खरीदने का मौका मिल जाए। एक डैडी कहते थे मैं इसलिए अमीर नहीं हूं क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना पड़ता है। दूसरे डैडी कहते थे मुझे इसलिए अमीर बनना है क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना है। एक डैडी डिनर की टेबल पर पैसे और बिजनेस के बारे में बात करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते थे। दूसरे डैडी भोजन करते समय पैसे की बातें करने के लिए मना करते थे। एक का कहना था जहां पैसे का सवाल हो सुरक्षित कदम उठाओ, खतरा मत उठाओ। दूसरे का कहना था खतरों का सामना करना सीखो। एक का मानना था हमारा घर ही हमारा सबसे बड़ा निवेश और हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। दूसरे का मानना था मेरा घर मेरा दायित्व है, और अगर आपका घर आपकी नजर में आपका सबसे बड़ा निवेश है तो आप गलत है। दोनों ही अपने बिल समय पर चुकाते थे, परंतु उनमें से एक सबसे पहले अपने बिल चुकाता था, जबकि दूसरा सबसे आखिर में। एक डैडी ने मुझे बताया कि अच्छी नौकरी तलाशने के लिए अच्छा सा बायोडाटा कैसे लिखा जाए, जबकि दूसरे ने मुझे यह सिखाया कि कैसे मजबूत व्यावसायिक और वित्तीय योजनाएं लिखी जाए जिससे मैं नौकरियां दे सकूं। बचपन में ही मैं यह समझ गया था कि हमें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए। मैंने देखा कि मेरे गरीब डैडी इसलिए गरीब नहीं थे क्योंकि वे कम कमाते थे, बल्कि इसलिए गरीब थे क्योंकि उनके विचार और काम गरीबों की तरह थे। अमीर डैडी के साथ में जब रॉबर्ट की शिक्षा शुरू हुई तब वे केवल 9 साल के थे। रिच डैड ने उनको 30 सालों तक कुल 6 महत्वपूर्ण सबक सिखाए, और यह पुस्तक उन्हीं 6 महत्वपूर्ण सबकों के बारे में है। और अब मैं आपको वही 6 महत्वपूर्ण सबक बताऊंगा
जिनकी बदौलत रॉबर्ट के डैडी अमीर बन गए और रॉबर्ट भी। तो इन 6 पॉइंट्स को ध्यान से सुनना और एक भी पॉइंट मिस मत करना। सबक नंबर 1। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। गरीब और मध्यवर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं। अमीरों के लिए पैसा काम करता है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। कोई भी अमीर इंसान पैसों के लिए काम नहीं करता, बल्कि वह कुछ ऐसा करते हैं कि पैसा ही उनके लिए काम करने लगता है। एक गरीब और मिडिल क्लास आदमी रट रेस में फंस जाता है और उसमें से कभी बाहर नहीं आ पाता। अब रट रेस होता क्या है, पहले हमें यही समझना पड़ेगा। रॉबर्ट कहते हैं कि जब भी किसी गरीब आदमी को या किसी मिडिल क्लास आदमी को नौकरी मिलती है तो वह तुरंत अगले महीने से ही अपने लिए कुछ नई नई चीज खरीदने के लिए बेताब हो जाता है। वह अपने लिए महंगी महंगी ऐशो आराम की चीजें खरीद लेता है। महंगे कपड़े, महंगे जूते, महंगा फोन, महंगा लैपटॉप और बढ़िया सी कार। और फिर शुरू हो जाता है ईएमआई का ट्रैप। ऐसे ईएमआई जो सालों साल तक देने पड़ते हैं, जिससे वह बाहर कभी नहीं निकल पाता। उसे हर महीने अपने ईएमआई देने होते हैं। अगर वह एक महीने के लिए भी काम पर नहीं जाएगा तो उसके मन में डर बैठ जाता है कि वह कैसे अपने ईएमआई भर पाएगा और कैसे अपना कर्ज उतर पाएगा। कहीं बैंक वाले उसकी कार उठाकर ना ले जाए। अगर ऐसा हुआ तो उसकी समाज में क्या इज्जत रह जाएगी। वह सुबह उठता है, काम पर जाता है, शाम को लौटता है और महीना पूरा होने पर अपना पगार लेता है और ईएमआई भर देता है। यही सिस्टम हर दिन हर महीने चलता रहता है और इस लंबे ट्रैप में वह इस कदर फंस जाता है कि इस ट्रैप से वह कभी बाहर निकल ही नहीं पाता। इसे ही रॉबर्ट ने रट रेस कहा है। अगर आपको चूहा दौड़ से बाहर निकलना है तो आपको पैसे के लिए काम करना छोड़ना पड़ेगा और पैसे को आपके लिए काम करवाना पड़ेगा, तभी आप चूहा दौड़ से बाहर निकल सकते हैं। अमीर इंसान पैसों के लिए काम नहीं करता, बल्कि वह कुछ ऐसा करता है कि पैसा ही उनके लिए काम करने लगता है। लेकिन कैसे, वो अब आने वाले कुछ पॉइंट्स में देखेंगे। वीडियो में बने रहिए और अंत तक देखते रहिए, क्योंकि आने वाले पॉइंट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। सबक नंबर 2। पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। ज्यादातर लोग जिंदगी भर यह नहीं समझ पाते। असल बात यह नहीं है कि आप कितना पैसा कमा पाते हैं, बल्कि यह है कि आप कितना पैसा बचा पाते हैं। आपने लॉटरी जीतने वाले उन गरीब लोगों की कहानियां सुनी होगी जो अचानक अमीर बन जाते हैं, पर कुछ समय बाद वे फिर से गरीब हो जाते हैं। यह लोग लाखों करोड़ों जीतते हैं, फिर भी वे लौटकर वहीं आ जाते हैं जहां से उन्होंने शुरू की थी। आपने उन व्यावसायिक एथलीट्स की कहानियां भी पढ़ी होंगी जो 24 साल की उम्र में हर साल करोड़ों डॉलर कमाते हैं और 34 साल की उम्र में उन्हें पुल के नीचे सोना पड़ता है। इसका क्या कारण है? इसका एक ही कारण है कि उनके अंदर पैसे की समझ ही नहीं थी। लंबे समय में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितना पैसा कमाया, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि आपने कितना पैसा बचाया और आपने कितनी पीढ़ियों तक उस पैसे को सहेजा। मेरे अमीर डैडी ने मुझसे बचपन में कहा था, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हारे पास पैसे की समझ होनी चाहिए। पैसे की समझ विकसित करने के लिए कि आपको संपत्ति और दायित्व का अंतर पता होना चाहिए और हमेशा संपत्ति ही खरीदनी चाहिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको बस इतना ही जानने की जरूरत है। यही पहला और आखिरी नियम है। यही इकलौता नियम है। यह बहुत आसान लगता है, परंतु ज्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं है कि यह नियम कितना महत्वपूर्ण है। ज्यादातर लोग पैसे की समस्याओं में सिर्फ इसलिए उलझे रहते हैं क्योंकि उन्हें यह पता ही नहीं होता कि संपत्ति और दायित्व में क्या फर्क होता है। अमीर लोग संपत्ति इकट्ठी करते हैं, गरीब और मध्यवर्गीय लोग दायित्व इकट्ठे करते हैं। और मजे की बात यह है कि उन लोगों को यह लगता है कि वे संपत्ति इकट्ठी कर रहे हैं,
अगर यह इतना आसान है तो फिर हर आदमी अमीर क्यों नहीं बन जाता? क्योंकि लोग संपत्ति और दायित्व में फर्क नहीं कर पाते। तो संपत्ति और दायित्व में क्या फर्क होता है? संपत्ति वह चीज है जो आपकी जेब में पैसे डालती है। दायित्व वह चीज है जो आपकी जेब से पैसे निकालती है। दोबारा से कान खोलकर फिर से सुन लीजिए, क्योंकि यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। संपत्ति वह चीज है जो आपकी जेब में पैसे डालती है, दायित्व वह चीज है जो आपकी जेब से पैसे निकालती है। वास्तव में आपको इतना ही जानने की जरूरत है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप जिंदगी भर संपत्ति खरीदते रहिए। अगर आप गरीब या मध्यवर्गीय आदमी बनना चाहते हैं तो आप दायित्व खरीदते रहिए। इनके बीच के फर्क को ना जानने से ज्यादातर लोग जीवन भर पैसे की तंगी से परेशान रहते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। रोहन और सोहन दोनों को एक साथ ही नौकरी लग जाती है। कुछ समय बाद दोनों 10 लाख रुपयों की इन्वेस्टमेंट करते हैं। रोहन अपने लिए 10 लाख की कार खरीदता है क्योंकि उसे ऐसे आराम की जिंदगी जीना पसंद है, और सोहन 10 लाख की जमीन खरीदता है। शुरुआत में रोहन बहुत खुश होता है कि वह कार में घूम रहा है, और सोहन आज भी बस में धक्के खा रहा है। लेकिन 5 साल का समय बीतने के बाद सोहन के 10 लाख के प्लॉट की कीमत डबल मतलब 20 लाख हो जाती है, और रोहन के कार की कीमत आधे से भी कम हो जाती है। सोहन अपने प्लॉट को 20 लाख में बेच देता है और एक ऐसी नई प्रॉपर्टी ढूंढता है जहां मालिक अर्जेंट प्रॉपर्टी बेचना चाहता हो। अर्जेंट बेचने के चक्कर में थोड़ा सस्ते में भी बेचने के लिए तैयार होता है। सोहन को 25 लाख की प्रॉपर्टी 20 लाख में ही मिल जाती है। सोहन वह प्रॉपर्टी खरीद लेता है, फिर से 5 साल तक अपने पास रखता है। 5 सालों के बाद वही प्रॉपर्टी को 50 लाख में बेच देता है। अब वह फिर से ऐसे मालिक की तलाश करता है जो अर्जेंसी में अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहता है। वह फिर से ऐसे मालिक को ढूंढने में कामयाब रहता है और 60 लाख की प्रॉपर्टी को 50 लाख में ही खरीद लेता है, और फिर से 5 साल तक इंतजार करता है। अब पूरे 15 साल बीत चुके हैं। सोहन अपना 50 लाख का प्लॉट 1 करोड़ में बेच देता है और करोड़पति बन जाता है, और उसे करोड़ में से कुछ पैसा निकालकर अपने लिए ऐशो आराम की चीजें खरीद लेता है, जैसे कार, एक घर और अच्छे अच्छे कपड़े। और यह सब लेने के बाद जो बाकी 50 लाख बच जाते हैं वो उनसे फिर से प्रॉपर्टी खरीद लेता है, और अब उसकी प्रॉपर्टी ही उसके लिए पैसा बनाती रहती है। लेकिन रोहन ने जो 15 साल पहले कार खरीदी थी, आज उसे कोई कौड़ी के दाम में भी खरीदने के लिए तैयार नहीं है। वह आज भी धक्के खा रहा है। यही फर्क होता है एक अमीर और गरीब के माइंडसेट में। गरीब इंसान सबसे पहले अपने लिए लायबिलिटी खरीदता है जो उसके जेब से पैसे निकालती रहती हैं, और अमीर माइंडसेट वाले इंसान संपत्ति खरीदते हैं। 80% परिवारों की पैसे की कहानी यह होती है कि वे अमीर बनने के लिए कड़ी मेहनत करते जाते हैं। इसका कारण यह नहीं है कि वे पैसा नहीं कमाते। असली कारण यह है कि वे जिंदगी भर संपत्ति की जगह दायित्व खरीदते रहते हैं। मेरे अमीर डैडी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से यह भी पता चलता है कि अमीर लोग और ज्यादा अमीर क्यों बनते हैं। संपत्ति वाले कॉलम से इतनी ज्यादा आमदनी होती है कि खर्च आराम से चल जाता है और कुछ पैसा बच भी जाता है। इस बचे हुए पैसे को एक बार फिर से संपत्ति वाले कॉलम में दोबारा निवेश कर दिया जाता है। संपत्ति वाला कॉलम बढ़ता रहता है और इससे होने वाली आमदनी भी बढ़ती रहती है। अब समझते हैं कि मिडिल क्लास लोगों को पैसे की तंगी क्यों होती है। जैसा मैंने इस खंड के शुरू में कहा था, सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि संपत्ति और दायित्व के बीच के अंतर को पहचाना जाए। एक बार आप इनमें फर्क समझ लें, इसके बाद आप आमदनी देने वाली संपत्ति खरीदने की लगातार कोशिश करते रहे। यह अमीर बनने की राह पर चलने का सबसे बढ़िया तरीका है। इसे करते रहे और आपका संपत्ति वाला कॉलम बढ़ता रहेगा। अपने दायित्व और खर्च को कम करने की कोशिश भी करते रहे। इससे पैसा आपके संपत्ति वाले कॉलम में आता रहेगा। जल्द ही आपका संपत्ति वाला कॉलम इतना ज्यादा मजबूत हो जाएगा
कि आप और ज्यादा जोखिम वाले निवेश कर सकेंगे। ऐसे निवेश जिनमें 100% से अनंत तक फायदा हो सकता है। ऐसे निवेश जिनमें $5,000 की रकम जल्दी ही 10 लाख या इससे ज्यादा हो जाती है। और ऐसे निवेश को ही मिडिल क्लास लोग बहुत जोखिम भरा मानते हैं और कभी रिस्क लेते ही नहीं। निवेश जोखिम भरा नहीं है, यह उस व्यक्ति की पैसे की नासमझी है, वित्तीय निरक्षरता है, जो उसे बहुत जोखिम भरा बना देती है। इस आसान सबक को याद रखें। अमीर संपत्ति खरीदते हैं, गरीब केवल खर्च करते हैं। मध्यवर्ग दायित्व खरीदता है, परंतु यह सोचता है कि वह संपत्ति खरीद रहा है। सबक 3, अपने काम से काम रखो। क्या इसका मतलब यह है कि चुपचाप से अपने काम पर जाओ और बिना किसी की तरफ देखे अपना काम करके वापस आ जाओ? नहीं, इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है। अपने काम से काम रखो का मतलब है कि आप अपनी नौकरी करते रहिए, लेकिन अपने संपत्ति वाले कॉलम को बढ़ाते रहिए और दायित्व के कॉलम को कम करते रहिए। ऐसा करने से आप नौकरी करते हुए भी आप अमीर बन सकते हैं। अपने काम से काम रखना शुरू कर दें। दिन की नौकरी को करते रहे, परंतु असली संपत्तियों को खरीदना भी शुरू कर दें। परंतु ऐसे दायित्वों या व्यक्तिगत चीजों से बचें जिनकी कीमत एक बार घर लाने पर कम हो जाए। आप जिस क्षण एक नई कार शोरूम से बाहर ले जाते हैं, उसकी कीमत 25% कम हो जाती है। यह सच्ची संपत्ति नहीं है, हालांकि आपके बैंकर भी इसे संपत्ति मानते हैं। तो आखिर सवाल उठता है कि हमें किस तरह की संपत्तियों का संग्रह करना चाहिए? मैं आपको या आपके बच्चों को किस तरह की संपत्तियों के संग्रह की प्रेरणा दे रहा हूं? मेरी दुनिया में असली संपत्तियां कई तरह की होती हैं। नंबर 1, ऐसे बिजनेस जिनमें मेरे होने की जरूरत ना हो। मैं उनका मालिक जरूर हूं, परंतु उन्हें दूसरे लोग चलाते हैं। अगर मुझे वहां काम करना पड़े तो यह बिजनेस नहीं होगा, यह मेरी नौकरी होगी। नंबर 2, स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट, जहां आपको पैसा इन्वेस्ट कर देना है और अपना काम करते रहना है। नंबर 3, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। नंबर 4, म्यूचुअल फंड्स। नंबर 5, आमदनी देने वाला रियल एस्टेट। नंबर 6, ऐसी हर चीज जो कीमती है, जो आमदनी देती है और जिसका मूल्य बढ़ जाता है और जिसका बाजार तैयार है। यह सारी ऐसी संपत्तियां हैं जहां आपको पैसा लगाने के बाद खुद काम नहीं करना पड़ेगा। बस आप पैसा लगा देंगे और आराम से अपना काम करते रहेंगे। आपका संपत्ति वाला कॉलम अपने आप बढ़ता रहेगा। जब मैं कहता हूं कि अपने काम से काम रखें, तो मेरा यह मतलब है कि आप अपनी संपत्ति वाले कॉलम को ज्यादा मजबूत बनाते रहे। एक बार इसमें $1 जाए तो वह बाहर ना निकल पाए। इसे इस तरह सोचे कि जब $1 आपकी संपत्ति वाले कॉलम में जाता है, तो वह आपका कर्मचारी बन जाता है, जो आपके लिए काम करता रहेगा। अपनी दिन की नौकरी करते रहे, एक अच्छे मेहनती कर्मचारी की तरह काम करें, परंतु अपने संपत्ति वाले कॉलम को बढ़ाते रहे। और हां, और एक इंपॉर्टेंट बात, जब आपका कैश फ्लो बढ़ता है, तब आप कुछ ऐशो आराम की चीजें खरीद सकते हैं। इस बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अमीर लोग ऐशो आराम की चीजें सबसे बाद में खरीदते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास लोग ऐशो आराम की चीजें सबसे पहले खरीदते हैं। यह सेंटेंस इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इसे ध्यान से समझेंगे तो आपको अमीरों के अमीर बनने का राग समझ में आएगा। आप चाहे तो इसे बैक जाकर दोबारा सुन सकते हैं। सबक नंबर 4, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशंस की ताकत। इस पॉइंट में रॉबर्ट बताते हैं कि इतनी मेहनत से कमाए हुए पैसे पर गवर्नमेंट को इतनी आसानी से टैक्स के रूप में पैसा लेने मत दीजिए। कानून के दायरे में ही रहकर हमें वह सारे तरीके आजमाने चाहिए जिससे हमारा करोड़ों रुपए का टैक्स बच जाए। सच्चाई तो यह है कि अमीरों पर टैक्स लगता ही नहीं है। गरीबों की भलाई के लिए जो पैसा लगता है वह मध्य वर्ग से आता है, खासकर शिक्षित और ऊंची आमदनी वाले मध्य वर्ग से। एक बार हमें हमारे लिए काम करने वाले पैसे की ताकत का ज्ञान हो जाए, फिर हमें पैसे के लिहाज से स्मार्ट हो जाना चाहिए
और हमें डराने वाले लोगों से निपटने के रास्ते ढूंढ लेने चाहिए। इसके लिए आपके पास कानून की समझ होनी चाहिए और इस बात की भी कि सिस्टम कैसे काम करता है। अगर आप अज्ञानी हैं तो आपको आसानी से डराया जा सकता है। अगर आप जानते हैं कि आप क्या बात कर रहे हैं तो आपके पास बचने का मौका होता है। इसीलिए अमीर डैडी स्मार्ट टैक्स अकाउंटेंट्स और वकीलों को इतना ज्यादा वेतन देते थे। वकीलों को वेतन देना सरकार को टैक्स देने से सस्ता था। अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो इसका मतलब है कि आप अमीर बनकर ही रहेंगे। अभी और 2 इंपॉर्टेंट सबक डिस्कस होने वाले हैं। आगे देखते रहिए। सबक नंबर 5, अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। अमीर लोग आखिर पैसा बनाते कैसे हैं? यह बात अभी हम समझने वाले हैं। ध्यान से समझना। हमारा एक स्टॉक पोर्टफोलियो भी है जिसे मैं और मेरी पत्नी हमारा पर्सनल म्यूचुअल फंड कहते हैं। हम ज्यादा जोखिम वाली प्राइवेट कंपनियों के शेयर खरीदते हैं जो अमेरिका या कनाडा में स्टॉक एक्सचेंज पर सार्वजनिक होने जा रही हैं। कितनी तेजी से धन बढ़ता है, इसका उदाहरण इस तरह देखें। हमने कंपनी के सार्वजनिक होने से पहले 25 सेंट प्रति शेयर की दर पर 1 लाख शेयर खरीदे। 6 महीने बाद जब कंपनी शेयर बाजार में दर्ज हो गई तो उसके शेयर का भाव लाख प्रति शेयर हो गया। अगर कंपनी का प्रबंधन अच्छा है तो कीमतें बढ़ती रहेंगी और स्टॉक डॉलर प्रति शेयर या इससे भी ज्यादा होगा। ऐसे भी कई वर्ष रहे हैं जब हमारे 0.001 साल से भी कम समय में $10 लाख बन गए हैं। यह जुआ नहीं है। अगर आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, यह जुआ तब होता है अगर आप सौदे में अपना पैसा फेंक रहे हैं और भगवान से सफल होने की दुआ कर रहे हैं। आपको अपने तकनीकी ज्ञान, बुद्धि और खेल के प्रति प्रेम की जरूरत होगी ताकि जोखिम कम से कम रहे। याद रखिए, महान अफसरों को आपकी आंखें नहीं देख सकती, उन्हें आपके दिमाग से देखा जा सकता है। सबक नंबर 6, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें। जब मैं अपनी कक्षा से पूछता हूं आप में से कितने मैकडोनाल्ड से अच्छा हैमबर्गर बना लेते हैं, तो लगभग सभी विद्यार्थी अपने हाथ खड़े कर देते हैं। मैं फिर पूछता हूं अगर आप में से ज्यादातर बेहतर हैमबर्गर बना लेते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि मैकडोनाल्ड आपसे ज्यादा पैसा बना लेता है? जवाब साफ है, मैकडोनाल्ड बिजनेस सिस्टम में आपसे अच्छा है। ज्यादातर प्रतिभाशाली लोग सिर्फ इसलिए गरीब होते हैं क्योंकि वे अपना सारा ध्यान बेहतर हैमबर्गर बनाने में लगाते हैं और बिजनेस सिस्टम के बारे में कुछ नहीं जानते। दुनिया प्रतिभा संपन्न गरीब लोगों से भरी पड़ी है। अक्सर वे या तो गरीब हैं या फिर पैसे की समस्या से जूझ रहे हैं या अपनी क्षमताओं से कम पैसा कमा रहे हैं और इसका जिम्मेदार उनके ज्ञान का विषय नहीं है बल्कि उनका अज्ञान है। वे एक बेहतर हैमबर्गर बनाने की दक्ष को पैना करने में ही लगे रहते हैं और हैमबर्गर को बेचने और उसे घर तक पहुंचाने की दक्षता पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। शायद मैकडोनाल्ड सबसे अच्छे हैमबर्गर नहीं बनाता है, परंतु वे एक मूलभूत रूप से औसत हैमबर्गर को बेचने और उसे घर तक पहुंचाने में सर्वश्रेष्ठ है। इस पॉइंट को अच्छे से समझना जरूरी है। अगर समझ में ना आए तो दोबारा सुन लेना। मैं युवा लोगों को यही सलाह दूंगा कि नौकरी खोजते समय वे इस बात पर कम ध्यान दें कि वे कितना कमा रहे, लेकिन इस बात पर ज्यादा ध्यान दें कि वे कितना सीख रहे हैं। रास्ते पर आगे की तरफ देखकर यह तय करें कि किसी खास प्रोफेशन को चुनने के पहले और चूहा दौड़ में फंसने से पहले वे किन योग्यताओं में पारंगत होना चाहते हैं। जिंदगी बहुत हद तक जिम जाने की ही तरह है। इसमें सबसे दर्द भरा हिस्सा वहां जाने का फैसला लेना है। एक बार आप यह फैसला कर लेते हैं तो बाकी सब आसान हो जाता है। ऐसे कई दिन आए हैं जब मैं जिम जाने के नाम से कांप जाता हूं, परंतु एक बार मैं वहां पहुंच जाता हूं और काम शुरू कर देता हूं तो मुझे इसमें मजा आने लगता है। जब मैं वहां से निकलता हूं तो मुझे हमेशा खुशी होती है कि मैं वहां गया था। तो साथियों, यह थे वह 6 सबक जो रिच डैड ने रॉबर्ट ओसाकी को सिखाए थे।
और जिनकी बदौलत वे अमेरिका हवाई राज्य के सबसे अमीर आदमी बन गए थे। लेकिन अंत में मैं आपको एक बोनस पॉइंट बताने जा रहा हूं, जिसको समझे बगैर आप इस किताब को और अमीरी के राज को अच्छे से समझ नहीं पाओगे। तो ध्यान से सुनना। 3 तरह के इनकम अकाउंटिंग की दुनिया में 3 अलग अलग प्रकार के इनकम होते हैं। नंबर 1 अर्जित आय, नंबर 2 निष्क्रिय, नंबर 3 पोर्टफोलियो आय। जब मेरे असली डैडी ने मुझसे कहा था, स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ और एक सुरक्षित नौकरी खोजो, तो वे मुझे यह सुझाव दे रहे थे कि मैं अर्जित आय के लिए काम करूं। जब मेरे अमीर डैडी ने कहा, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे पैसे से अपने लिए काम कराते हैं, तो वे निष्क्रिय आय और पोर्टफोलियो आय के बारे में बात कर रहे थे। ज्यादातर मामलों में निष्क्रिय आय रियल एस्टेट के निवेश से हासिल होती है। पोर्टफोलियो आय पेपर एसेट्स से प्राप्त होती है। पेपर एसेट्स यानी स्टॉक, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड। पोर्टफोलियो वह आय है जिससे बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। वे अर्जित आय के द्वारा अमीर नहीं बने। अमीर डैडी कहा करते थे, अमीर बनने की कुंजी है अर्जित आय को निष्क्रिय आय और पोर्टफोलियो आय में जितनी जल्दी संभव हो सके बदलने की योग्यता। इस लाइन को भी दोबारा सुन लेना। वे कहते थे, अर्जित आय पर टैक्स सबसे ज्यादा लगता है, सबसे कम टैक्स निष्क्रिय आय पर लगता है। यह एक और कारण है कि आप अपने पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत करवाएं। सरकार उस आय पर ज्यादा टैक्स लगाती है जिसके लिए आप कड़ी मेहनत करते हैं, और उस आय पर कम टैक्स लगाती है जिसके लिए आपका पैसा कड़ी मेहनत करता है। तो दोस्तों, यह थी रिच डैड पुअर डैड की कंप्लीट बुक समरी। लेकिन मैं चाहता हूं कि यह बुक जीवन में एक बार नहीं बल्कि बार बार सभी को पढ़नी व सुननी चाहिए। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और पसंद आए तो लाइक कर देना। एनसी माइंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही बुक समरीज हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।